चैप्टर 10 हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हम लोग कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति पढ़ चुके थे। आज हम न्यायिक शक्तियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियाँ और साथ ही साथ इसके हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भी पढ़ेंगे। ठीक, तो जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इन दो टॉपिक को अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहने का मतलब है राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियाँ कौन सी होती हैं। मतलब जैसे न्यायपालिका आप समझ रहे हैं, जहाँ पर जज किसी चीज़ का फैसला देते हैं, तो उस वाली चीज़ में राष्ट्रपति के पास ऐसी कौन सी पावर है जो एक जज के समान होती है, जिसमें वो फैसला देते हैं सज़ा देने का या किसी की सज़ा माफ़ करने का। कुछ इस तरह की शक्ति राष्ट्रपति के पास कहाँ से होती है। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में हम इसी चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले तो आप देखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये हम समझ चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इन जजों का जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, यही इनको शपथ दिलाते हैं। भारत सरकार के जो लॉ मिनिस्टर होंगे, कानून मंत्री जिनको कहते हैं, उनका भी शपथ यही दिलाते हैं। महान्यायवादी, ये आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी शपथ यही दिलाते हैं। इसमें कुछ नई बातें जो हमारे सामने हैं वो हैं क्षमादान शक्ति, कोर्ट मार्शल और फौजदारी मामले में मुकदमा नहीं। ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। अगर सवाल ऐसा बनता है आपके सामने कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में बताइए या राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर के बारे में बताइए, तो आपने इन बातों को ही लिखना है उसमें। ठीक है, जो यहाँ पर आपने टॉपिक समझे हैं। शुरू के 3 आप समझ चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय, कानून मंत्री और महान्यायवादी, ये 3। आज हम समझते हैं क्षमादान शक्ति क्या होती है। होता क्या है, मान लो किसी भी व्यक्ति को कोई सज़ा मिल गई, कोर्ट ने उसको किसी भी मुकदमे में सज़ा दे दी, लेकिन हुआ क्या कि कोर्ट के सामने कोई ऐसे एविडेंस नहीं आ पाए या कोई गवाह नहीं आ पाए या कुछ सबूत ऐसे नहीं आ पाए जिस वजह से उस व्यक्ति की हकीकत सामने आ पाए। या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गवाहों के अभाव में या सबूतों के अभाव में गलती से अगर न्यायपालिका से कुछ गलत फैसला हो जाए या किसी के पक्ष में फैसला ना आए, तो ऐसे में क्या होता है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध फैसला आ चुका है, लेकिन वो गलत नहीं था, लेकिन गलती से सारे जो एविडेंस है वो उसके अगेंस्ट है और उन्हीं सबूतों के बिना पर उसको सज़ा दे दी गई, लेकिन वास्तविकता में वो बंदा गलत नहीं है। तो ऐसे में उसके पास एक अधिकार है कि वो राष्ट्रपति महोदय से क्षमादान की याचिका कर सकता है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है, अगर उसे किसी प्रकार की सज़ा मिल चुकी है कोर्ट से, तो राष्ट्रपति महोदय से अपनी सज़ा माफ़ कराने, कम कराने के लिए निवेदन कर सकता है। अब ये रिक्वेस्ट या ये निवेदन वो किस तरीके से करेगा? वो राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखकर करेगा, मतलब रिटर्न फॉर्म में करेगा, लिख करके देगा कि भाई मेरी जो सज़ा है राष्ट्रपति महोदय उसको कम कीजिए, या जो भी कुछ वो चाह रहे हैं अपनी सज़ा में कटौती, उसके लिए जो वो एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक निवेदन करेंगे, वो रिटर्न फॉर्म में करेंगे। ठीक है, ओरली ऐसे नहीं कि वहाँ पर जा कर के मुँह से बोलेंगे, ये रिटर्न उसमें दिया जाता है लिख करके। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास जब वो चिट्ठी आएगी, वो जो क्षमा याचना वाली चिट्ठी है,
उस चिट्ठी को राष्ट्रपति महोदय होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री को दे देंगे। ठीक है, गृह मंत्री को दे देंगे। अब गृह मंत्री क्या करेंगे? गृह मंत्री क्या उस पर अपना निर्णय लेते हैं उस चिट्ठी पर या जो याचिका दी गई है, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे, उन्हीं के अनुसार राष्ट्रपति महोदय अपना फैसला लेते हैं कि उस पर्टिकुलर पेटिशन जो जिसने रिक्वेस्ट करी है उसको क्या उस पर माफ़ी दी जाए या ना दी जाए। इसके लिए उनको सजेस्ट गृह मंत्री करते हैं। ठीक है, अब जो सजा में माफ़ी कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, तो एक तरह से आप देख सकते हैं ये न्यायिक शक्तियों में ही कहा जाना उचित रहेगा। तो किस किस तरह से क्षमा कर सकते हैं आप देखिए। कुछ इस तरह की सजाएं होती हैं जैसे कि किसी को कठोर कारावास की सज़ा दे दी गई। अक्सर आप इन शब्दों को सुनते होंगे कि कठोर कारावास की सज़ा दे दी गई। अब कठोर कारावास की सज़ा में क्या करा जाएगा? वह व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखेगा कि मुझे कठोर कारावास ना दे करके साधारण कारावास दे दिया जाए। अब कठोर कारावास क्या होता है? कठोर कारावास एक तरह से आप ऐसे समझिए, किसी को अगर जेल में भेज दिया गया है तो वहाँ पर उसके साथ बहुत कठोर व्यवहार होगा, मतलब उसका जो कारावास है वो काफ़ी कठोर होगा। उससे वहाँ पर खूब मजदूरी कराई जाएगी, खूब काम करवाया जाएगा, मतलब शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक से भी अधिक कराया जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, जैसे हल लगवाया जाएगा, चक्की पिसवाई जाएगी, काम करवाया जाएगा, खेतों में आपका मजदूरों की तरह काम करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का होता है कठोर कारावास। और अगर साधारण कारावास की बात करें तो इसमें इतना कुछ वो नहीं कराया जाता है, लिमिटेड होता है, खाना पीना दिया जाता है और बस एक तरह से ज़िंदगी जीने वाला काम होता है और ज़्यादा कोई अत्याचार, एक तरह से शारीरिक परिश्रम ज़्यादा नहीं कराया जाता है। तो अगर किसी को कठोर कारावास है तो उस कठोर कारावास को भी वो राष्ट्रपति महोदय को निवेदन करके कम करवा सकता है। ठीक है, तो एक तो आपने ये देखा कठोर कारावास वाली कि कठोर कारावास को कम करा करके साधारण कारावास कर दिया गया। दूसरा ये होता है कि कारावास तो कठोर ही रहेगा, लेकिन उसमें उसकी जो टेन्योर है, जितनी अवधि के लिए उसको जेल में डाला गया है, मतलब 5 साल 10 साल, जैसे बोल दिया गया कि भाई कठोर कारावास, ऐसे बोल दिया गया मानो किसी को कि कठोर कारावास 10 साल के लिए 10 वर्ष की सज़ा दे दी गई, तो ये कठोर कारावास तो रहेगा ही, साथ में बस ये जो 10 वर्ष है इसको राष्ट्रपति महोदय थोड़ा कम कर सकते हैं, मान लो 9 साल कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप जो राष्ट्रपति महोदय है वो आपका जो ये क्षमादान की शक्तियाँ हैं उनको दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा किसी को मान लो मृत्युदंड मिल गया है ना, सजाए मौत दे दी गई है, तो वो राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिख सकते हैं कि हमारा जो मृत्युदंड है उसको स्थगित करके हमें आजीवन कारावास में दे दिया जाए, मतलब होल लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाए, पूरे जीवन के लिए जेल में डाल दीजिए लेकिन मृत्यु मत दीजिए, है ना। ऐसा ही मामला आपने हाल ही में जैसे देखा होगा, वो निर्भया हत्या वाला जो हुआ था दिल्ली में, है ना, तो वो जितने भी दोषी थे उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को भी क्षमादान के लिए याचिका भेजी थी। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास न्यायिक शक्तियाँ इतनी हैं। कम शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी की अगर कोई भी सज़ा दे दी की है न्यायपालिका ने किसी को, तो भाई उस सज़ा को माफ़ करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास है। और राष्ट्रपति महोदय अगर किसी को क्षमादान दे देते हैं, उसकी सज़ा माफ़ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट में फिर किसी कोर्ट में पेटिशन कर सकते हैं। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि जिला व सत्र न्यायालय या जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, अगर वहाँ से कोई फैसला आया तो उस फैसले के विपक्ष में आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले से अगर आप खुश नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी आप खुश नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में ही सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के अगेंस्ट अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं।
लेकिन राष्ट्रपति महोदय के फैसले या उनके क्षमादान के मैटर में ऐसा नहीं है। एक बार राष्ट्रपति महोदय ने अगर किसी को क्षमादान कर दिया, उसके पश्चात आप उस मैटर को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि फलाना फलाना नाम का व्यक्ति था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सज़ा दी थी और राष्ट्रपति महोदय ने वो सज़ा माफ़ कर दी है, या किसी को मृत्युदंड था और राष्ट्रपति महोदय ने इसको माफ़ कर दिया है तो आप दोबारा से इस पर केस चलाइए। ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय के फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये क्षमादान के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरी बात आती है यहाँ पर कोर्ट मार्शल वाली, है ना, ये कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल में क्या है, देखो अब सभी को मालूम है जो हमारी सेना होती है, ठीक है, जिसे आप फौज कहते हैं एक तरह से, वो उनकी अपनी न्यायपालिका अलग होती है। हमारे जो सिविलियंस हैं बाहर, हम लोग, हमारी कोर्ट अलग है, उन लोगों की अपनी सैन्य अदालतें होती हैं, अपनी न्यायपालिका होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, किसी का कोर्ट मार्शल हो गया, वहाँ पर किसी को कोई सज़ा दे दी गई, तो उस सज़ा को आप यहाँ के कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई वहाँ कोर्ट मार्शल हुआ था, है ना, सैन्य अदालत ने ये फैसला दिया, हम उसके विरुद्ध पर्टिकुलर्स किसी अपना ये सुप्रीम कोर्ट में जाके डालें पिटीशन, नहीं, ये नहीं कर सकते। तो ऐसे फैसले को आप कहाँ कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल के फैसले में भी राष्ट्रपति महोदय की क्षमादान शक्ति चलती है। वो किसी भी सैन्य अदालत के द्वारा दिया गया किसी को भी जो फैसला है उसको माफ़ कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये है राष्ट्रपति महोदय की जो आप देख रहे हैं क्षमादान शक्तियों में ही, ठीक है। क्षमादान शक्ति में ही आपका कोर्ट मार्शल भी आ जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि फौजदारी मामले में, ठीक है, जिसे हमने देखा कि राष्ट्रपति महोदय को बहुत तरह के, हमने देखा कि यहाँ पर एक राइट्स हैं, कई तरह के उनके पावर्स हैं। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो किससे, कानून से भी ऊपर है। तो राष्ट्रपति महोदय कानून से ऊपर है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो कानून से ऊपर हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। फौजदारी मामला जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं क्रिमिनल केस, ठीक है। 2 तरह के मामले होते हैं, एक दीवानी मामला होगा आपका और एक फौजदारी होगा, ठीक है। इसे आप सिविल केस कहेंगे। सिविल केस में मतलब नॉर्मली आप ऐसा देख सकते हैं कि जो बेसिकली हमें केस देखने को मिलते हैं कि फ्रॉड कर दिया, पैसे ठग लिए, गलत कर दिया, जो भी केस हैं सारे आप सिविल में रख सकते हैं। फौजदारी में बेसिकली आ जाता है किसी का आपने मर्डर कर दिया, किसी का सर फोड़ दिया, जान से मारने की हत्या करी, समझ रहे, इस तरह के मामले जो जान पर आके बनते हैं किसी की, है ना। तो फौजदारी मामला कभी भी राष्ट्रपति महोदय के ऊपर आप नहीं चला सकते किसी भी कोर्ट में, ठीक है। तो ये कुछ न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत बातें यहाँ पर बताई गई हैं राष्ट्रपति महोदय के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं जो ये तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति हो गई, जुडिशियल पावर, ठीक है। देख लिया आपने कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और जो कानून मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति वो करते हैं। क्षमादान शक्ति भी कोर्ट मार्शल भी कर सकते हैं, मतलब कोर्ट मार्शल के फैसले को भी बदल सकते हैं। फौजदारी मामले में उन पर मुकदमा नहीं होगा। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, मतलब इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो राष्ट्रपति के पास आप बेसिकली देखोगे तो 2 तरह की जो है आपातकालीन लगाने की शक्ति है, एक है नेशनल इमरजेंसी और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। इन दोनों में क्या क्या अंतर है आइए वो आप देखिए थोड़ा, ठीक है। ये इमरजेंसी राष्ट्रपति महोदय लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की जो शक्ति है राष्ट्रपति महोदय की, वो संविधान के अनुच्छेद 352 में लिखी गई है। और ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, मान लो देश के अंदर किसी प्रकार का कोई युद्ध छिड़ जाए या पड़ोसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाए हमारा, या आपस में ही लोग लड़ाई करने लग जाए, बंदूकें लेके बैठ गए,
तो ऐसी परिस्थिति में जो होते हैं राष्ट्रपति महोदय वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं अनुच्छेद 352 के शक्ति के तहत। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसके तहत राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय एक राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा सकते हैं, ये आपातकालीन शक्तियों में है। ठीक है, अब अनुच्छेद 356 की बात करें अगर हम, तो राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो एक आपके तरीके से राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। मतलब ये तो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब देश के अंदर कोई लड़ाई चलने लग गई, पड़ोसी देश के साथ युद्ध हो रहा है, पूरा सिस्टम देश के अंदर का खराब हो चुका है, तो ऐसे में राष्ट्रीय आपातकाल लगाते 352 के अंतर्गत। दूसरा, अगर जो कोई स्टेट है, कोई राज्य है, उस राज्य के अंतर्गत क्या हो रहा है कि संवैधानिक तरीके से सरकार कार्य नहीं कर रही है, या संवैधानिक मतलब जो पूरा एक प्रॉपर वे में हमारे जो स्टेट जो गवर्नमेंट या सरकार चलती है उस तरीके से नहीं चल रहा है, सब अस्त व्यस्त हो चुका है, पूरे प्रदेश की स्थिति खराब हो चुकी है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, मंत्री संतरी सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जो लीगल वे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करने की शक्ति सबको प्रदान कर रहा है, लोग उस तरीके से या बड़े जो संतरी मंत्री हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो राज्य होगा वहाँ पर क्या होगा, आप एक तरह से देखिए, आप बोलते हैं ना कि मुख्यमंत्री का शासन चलता है एक उसमें, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो शासन हट करके वहाँ पर लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, वहाँ पर लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, और ये किस में लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 मतलब आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक स्थिति पूरी विफल हो जाती है, पूरी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल आप देख चुके हैं। ठीक है, अगर पूरे राष्ट्र पे लगाने की बात है तो ये है, और किसी पर्टिकुलर राज्य में लगाना, अगर किसी राज्य की स्थिति खराब है, फॉर एग्जांपल आप बोल लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल गलत तरीके से कार्य कर रही है, वहाँ कोई भी नियम कानून की बात नहीं चल रही है, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके पास से सूचना आएगी और वो सीधे वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश की बात हो रही है, राष्ट्र एक मतलब नेशन वाइज। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको बताया पहले, तो ये दो तरह के आप इमरजेंसी देख चुके हैं राष्ट्रीय आपातकाल में। दूसरी आती है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब क्या है कि मतलब जो पैसा कमाने की जो एक सरकार की जो पावर होती है, जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अर्थ की व्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब पैसा, और व्यवस्था मतलब उसका अरेंजमेंट या मैनेजमेंट। पैसे का जो मैनेजमेंट सरकार करती है कि टैक्स से पैसा आएगा, तरह तरह के जो भी सरकार शुल्क लगाती है उनसे सरकार पैसा कमाती है। ऐसा मान के चलो पर्टिकुलर कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, पूरा सरकार का पैसा ख़त्म हो चुका है, किसी प्रकार की सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है। और वित्तीय आपातकाल में क्या होता है कि जो लोग हैं, लोगों की सैलरी काटने लग जाते हैं, जो सैलरी दी जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है, तो फिर क्या होगा, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी का कुछ पोर्शन काटा जाएगा, डिडक्ट करा जाएगा। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मतलब सरकार क्या करती है, सड़क बनाती है, रोड बना रही है जिसे आप कहते हैं, बिजली लगा रही है, पानी की व्यवस्था कर रही है, तरह तरह के संस्थाएं खोल रही है, उन सब चीज़ों कामों को जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन सब पे रोक लगा देगी, उन्हें काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भी सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो ये सब काम कहाँ से होंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में सरकार ये सब चीज़ें करती है। और क्या करने लग जाती है, फिर उसके बाद सरकार क्या करती है, ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी तो सरकार क्या करेगी, सरकारी संपत्ति बेचना शुरू कर देगी। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मतलब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसको प्राइवेटाइज कर देगी। ठीक है, तो ये होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बात हुई आपकी
फाइनेंशियल इमरजेंसी किया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी जो पूरा जो दारोमदार है वो सारा दारोमदार जो मुख्यमंत्री के तहत ना रह करके अब राष्ट्रपति के पास चला जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी पर्टिकुलर राज्य के पास पैसा ही नहीं है तो कैसे सारा काम होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, अब राष्ट्रपति के पास आ गई, और राष्ट्रपति के शासन लगते ही वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा कई तरह से आपने बताया ना कि सैलरी काट दी जाएगी, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो रोक दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब बातें रही आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी में। अब इसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक और आते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक बेसिकली क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ रहे थे, उसमें हमने न्यायिक शक्तियाँ पढ़ी। न्यायिक शक्तियाँ में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जो भारत सरकार के जो कानून मंत्री होंगे उसकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। भारत सरकार के जो वकील होंगे जिन्हें महान्यायवादी या इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। क्षमादान शक्ति, किसी को पार्डन ऑफ मतलब माफ़ करना किसी की सज़ा, तो वो शक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के पास है। क्षमादान के लिए क्या करना होता है, रिटर्न उसमें लेटर लिखना पड़ता है राष्ट्रपति महोदय को, क्षमादान पत्र, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय गृह मंत्री की सिफारिश पे उसमें फैसला लेते हैं, वो लेटर गृह मंत्री के पास भेजते हैं, और जैसा जैसा गृह मंत्री कहते हैं वैसा वैसा राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किसी सैन्य अदालत के द्वारा किसी को कोई सज़ा दी गई है तो उस सज़ा को भी बदलने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है। इसी के साथ साथ ये बताया गया कि राष्ट्रपति महोदय को फौजदारी मामले में उनके ऊपर कभी कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता, ये भी हमने समझा। उसके बाद हमने आपातकालीन शक्तियां देखी राष्ट्रपति महोदय की, तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल बताया मैंने आपको 352 में, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन 356 में। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है पूरे राष्ट्र पर, पूरे भारत पर लगा देंगे, ठीक है। और इसके प्रमुख कारण मैंने आपको बताया कि कोई युद्ध छिड़ चुका है, कोई आपसी अंदर के अंदर ही जो राज्य के अंतर्गत लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, ठीक है, तो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है माहौल, तो ऐसे में नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है और राष्ट्रपति का शासन हो जाता है। और उसी तरह मैंने आपको स्टेट वाइज बताया, स्टेट में भी अगर सेम ये प्रॉब्लम हो गई कि राज्य चलने में समर्थ नहीं है तो फिर क्या हो जाता है, ऐसी परिस्थिति आने पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। वित्तीय आपातकाल में मैंने आपको बताया कि राज्य में, किसी पर्टिकुलर राज्य में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वहाँ की सरकार के पास अब पैसा ही नहीं बचा, तो ऐसे में क्या करा जाएगा, राष्ट्रपति महोदय का शासन लग जाएगा। जो पर्टिकुलर राज्य है वहाँ के जो गवर्नर हैं वो राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखेंगे कि भाई हमारे राज्य में पूरी संवैधानिक व्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी है, अब हमारे पास यहाँ कोई वित्तीय आपातकाल आ चुका है, तो इसमें वहाँ से आप अब पूरा इसको संभालिए पूरे प्रदेश को। तो वहाँ पर अब मुख्यमंत्री का शासन ना रह करके राष्ट्रपति का शासन लग जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सरकार इसमें क्या क्या करती है कि सरकार तनख्वाह काटने लग जाती है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, विकास कार्य हैं, उसको रोक देगी, है ना। केवल भोजन सामग्री पे ही ध्यान देगी कि फूड प्रोडक्शन हो जाए, जो खाने के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ें हो जाए, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको ये सब बातें बताई। और इस मैटर के चलते सरकार क्या करती है, कभी कभी जैसे ये सब तो नहीं करती है, इसके अलावा क्या करने लग जाती है कि इससे पहले सरकार क्या करती है, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेचने लग जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे लोन लेगी विदेश से, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखेगी, तो इस तरह से सरकार उधार लेके काम चलाती है। वित्तीय आपातकाल बहुत बड़ी एक तरह से आप देखिएगा कि बहुत दुर्गम स्थिति का एक सूचक होता है। तो वित्तीय आपातकाल में जो मैंने आपको बातें बताई वो होती हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार उससे पहले क्या करती है, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी उसको बेचना शुरू कर देगी, उसका प्राइवेटाइजेशन कर देगी, ठीक है, विदेशों से कर्जा ले लेगी, है ना, कुछ गिरवी रख देगी। तो ये सब बातें थी आपने देखी होंगी राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत। तो ये 2 चीज़ें हम समझ चुके हैं। इसके बाद हमारे सामने हम एक ओवरऑल देखेंगे क्या, किस बारे में, राष्ट्रपति के बारे में हम पूरा देखेंगे कि हमने भाई पूरा राष्ट्रपति तो हम अब पढ़ चुके हैं लगभग,
तो हम राष्ट्रपति के बारे में पूरा एक समराइज करेंगे कि क्या है राष्ट्रपति, और उसी के साथ साथ अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति मतलब जब राष्ट्रपति अपना कार्य करने में असमर्थ हैं या उनका ऑफिस खाली है तो उनकी जगह पर काम कौन करता है, उपराष्ट्रपति। इसका सिलेक्शन कैसे होता है, क्या इसके कार्य होते हैं, किस तरह से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तमाम बातें जितनी भी हैं उपराष्ट्रपति के बारे में उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में केवल इतना ही। ओके, थैंक यू।